इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट की बात करते हैं, रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम के अकॉर्डिंग न्यूक्लियस के चारों इलेक्ट्रॉन रिस्पेक्टिव ऑर्बिट के अंदर रिवॉल्व करते हैं। जब वो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं, उनको रिवॉल्व करने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स की ज़रूरत पड़ती है। ये न्यूक्लियस है, इसके चारों ओर मैंने माना इस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है। अगर हम हाइड्रोजन एटम की बात करें, इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 1 होंगे और 1 ही होंगे नंबर ऑफ प्रोटॉन, क्योंकि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है। न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जो इसमें एक इलेक्ट्रॉन है, इसकी मैंने डिस्टेंस मान ली स्मॉल r, जो कि ये रेडियस है इलेक्ट्रॉन जिस पाथ में, जिस ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है। अब इस इलेक्ट्रॉन को रिवॉल्व होने के लिए जरूरत है बच्चों सेंट्रीपिटल फोर्स की। सेंट्रीपिटल फोर्स यहाँ कौन प्रोवाइड करेगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन Fe, और Fe जो अट्रैक्शन फोर्स है इलेक्ट्रोस्टैटिक, ये किस किस के बीच में है? न्यूक्लियस के बीच में है और इलेक्ट्रॉन के बीच में। इन दोनों के बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, यही प्रोवाइड कर रहा है इलेक्ट्रॉन को सेंट्रीपिटल फोर्स। हम इनकी वैल्यू निकाल लेते हैं। सेंट्रीपिटल फोर्स mv² अपॉन में r, यहाँ पर m और v इलेक्ट्रॉन का मास और उसकी वेलोसिटीज हैं। Fe की वैल्यू हम निकाल लेंगे 1/4πε0, चार्ज इलेक्ट्रॉन का E है और प्रोटॉन पर भी चार्ज E है और डिस्टेंस का स्क्वायर। R से R कैंसिल किया, यहाँ से आप mv² की वैल्यू निकाल लेंगे 1/4πε0 E²। और जो इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है, उस इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी हम निकाल लेंगे 12 mv² फॉर्मूले से, और इस mv² की वैल्यू हम यहाँ से सब्स्टिट्यूट कर देंगे। यहाँ R भी आएगा। E² में R, ये काइनेटिक एनर्जी है इलेक्ट्रॉन की। अब हम निकाल लेंगे पोटेंशियल एनर्जी। इसका फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल मल्टीप्लाई चार्ज। पोटेंशियल किसकी वजह से निकालेंगे? ये निकालेंगे न्यूक्लियस की वजह से। इसका फॉर्मूला है 1/4πε0 E अपॉन में R। ये पोटेंशियल है न्यूक्लियस की वजह से इस इलेक्ट्रॉन पर या उस इलेक्ट्रॉन के ऑर्बिट में किसी पॉइंट पर, और चार्ज यहाँ आएगा इलेक्ट्रॉन का, जिसकी हम क्या निकाल रहे हैं? एनर्जी। एनर्जी हम निकाल रहे हैं इलेक्ट्रॉन की, तो यहाँ चार्ज आएगा इलेक्ट्रॉन का जो कि है -E। इसे आप सिंप्लीफाई कर लें E² अपॉन में R। अब निकाल लेंगे हम टोटल एनर्जी। यहाँ बच्चों नेगेटिव साइन हमें इंडिकेट करता है कि इलेक्ट्रॉन जो है, जो रिवॉल्व कर रहा है अपने ऑर्बिट में, वो इस पॉजिटिव न्यूक्लियस के साथ बंधा हुआ है। वो अपनी मर्जी से इस न्यूक्लियस से या अपने इस ऑर्बिट से बाहर नहीं जा सकता। टोटल एनर्जी निकालने के लिए हम दोनों को ऐड कर देंगे, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल एनर्जी को। दोनों को ऐड करके बच्चों जब आप सोल्व करोगे, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, यह आएगा 8πε0r। यह है टोटल एनर्जी इलेक्ट्रॉन की, हाइड्रोजन एटम के इलेक्ट्रॉन की, जो अपने न्यूक्लियस के चारों अपने रिस्पेक्टिव ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है। एटॉमिक स्पेक्ट्रा, यहाँ पर स्पेक्ट्रा शब्द आया है स्पेक्ट्रम से। स्पेक्ट्रम का मीनिंग होता है कई प्रकार की वेवलेंथ या कई प्रकार की फ्रिक्वेंसीज का जो ग्रुप है, जो हमें बैकग्राउंड पर, स्क्रीन पर हमें ब्राइट लाइट के रूप में हमें वो लाइन नज़र आती हैं, लाइंस नज़र आती हैं। वो लाइंस रेडिएशंस की फ्रिक्वेंसी या वेवलेंथ्स होती हैं, जो कि स्क्रीन पर हमें कुछ ब्राइट लाइट्स के रूप में नज़र आती हैं। उन फ्रिक्वेंसीज और वेवलेंथ के ग्रुप को हम बोलते हैं स्पेक्ट्रम। या हम एटम के स्पेक्ट्रा की बात करेंगे, ये 2 प्रकार से डिफाइन करते हैं, लाइन इमिशन स्पेक्ट्रा एंड लाइन अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। लाइन इमिशन की पहले बात करेंगे। इसमें क्या होगा, एक हमारे पास एटॉमिक गैस है या उस गैस के वेपर्स हैं जिनको हमने लो प्रेशर पर रखा हुआ है। जब इस गैस में से हम इलेक्ट्रिक करंट पास करवाते हैं तो हम क्या देखते हैं, ये गैस
कुछ खास प्रकार की रेडिएशंस इमिट करती हैं। आई रिपीट, जब हम एक एटॉमिक गैस या वेपर में से करंट पास करवाते हैं तो हम क्या देखते हैं, वो गैस या उस गैस के वेपर्स कुछ रेडिएशंस इमिट करते हैं। उन रेडिएशंस की कुछ ना कुछ वेवलेंथ, कुछ ना कुछ फ्रिक्वेंसी होती है। इन फ्रिक्वेंसीज को, इन वेवलेंथ को हम डार्क बैकग्राउंड पर ब्राइट लाइट के रूप में देख सकते हैं। हमारे पास अगर स्क्रीन ब्राइट डार्क कलर की है, उस डार्क बैकग्राउंड के ऊपर हमें ये जो वेवलेंथ हमें रेडिएशंस की मिली हैं, ये ब्राइट लाइट के रूप में हमें नजर आती हैं। इस प्रकार के स्पेक्ट्रम को हम क्या बोलेंगे, लाइन इमिशन स्पेक्ट्रम में। इसके बाद है लाइन ऑब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। यहाँ हम उसी गैस या उसी गैस के वेपर में से वाइट लाइट पास करते हैं। हम जानते हैं बच्चों, वाइट लाइट के 7 कंपोनेंट होते हैं। इसको हम विबग्योर के नाम से लर्न कर सकते हैं। आपने छोटी क्लासेस के अंदर पढ़ा होगा। विबग्योर के नेम से हम इन वाइट लाइट के 7 कलर्स को रिमेंबर रख कर सकते हैं। जब वाइट लाइट को सेम गैस, सेम वेपर में से पास किया गया, हम क्या पाएंगे, ब्राइट स्क्रीन पर एक ब्राइट कलर के बैकग्राउंड पर हमें कुछ डार्क लाइंस हमें मिलती हैं। अब इन डार्क लाइंस का मीनिंग क्या बच्चों, जब वाइट लाइट के 7 कलर्स जब उस गैस में से पास हुए, जिस वेवलेंथ को, जिस कलर को इस गैस और वेपर ने ऑब्जर्व कर लिया, सोख लिया, अपने पास कर रख लिया, वो हमें स्क्रीन पर डार्क लाइन के रूप में दिखे। और जिन कलर को इस गैस ने पास कर दिया, ऑब्जर्व नहीं किया, वहां हमें सिंपल वाइट लाइट स्क्रीन पर दिखी। तो इसका मीनिंग हमें यहाँ पर क्या मिला, हमें ब्राइट बैकग्राउंड पर कुछ डार्क लाइंस क्रॉस की हुई मिली। इस प्रकार से इन डार्क लाइंस का मीनिंग क्या है, ये वो वेवलेंथ्स हैं जिनको गैस या उसके वेपर ने ऑब्जर्व कर लिया। इनको हम बोलेंगे मिसिंग वेवलेंथ, और इस प्रकार के स्पेक्ट्रम को हम बोलेंगे लाइन ऑब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। किसी भी गैस, किसी भी वेपर या किसी भी एलिमेंट का जो लाइन इमिशन या लाइन ऑब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है, ये हमें ये शो करता है कि इसके लाइंस इमिशन स्पेक्ट्रा को स्टडी करके हम उस एलिमेंट या उस गैस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। वास्तव में ये जो स्पेक्ट्रा आपको दिखा रखा है, लाइन स्पेक्ट्रा है हाइड्रोजन का, तो इसको स्टडी करके हम उस एलिमेंट की पहचान कर सकते हैं। वास्तव में ये हाइड्रोजन एलिमेंट के लिए फिंगरप्रिंट है। यहाँ आपको बच्चों एक बैकग्राउंड के ऊपर आपको कुछ लाइंस दिखा रखी हैं। ये लाइंस क्या है, वेवलेंथ है। जब उस गैस में से करंट पास करवाया गया तो उस गैस ने किन किन प्रकार की रेडिएशंस वेवलेंथ को इमिट किया, ये लाइंस उन्हीं को शो करती हैं। यहाँ इनके लाइंस के साथ में ये कुछ नंबर लिखे हुए हैं। नंबर वास्तव में रेडिएशंस की वेवलेंथ है। ये जो आपको साथ में 91 nm, 112 nm, इसका मेन 91 नैनोमीटर, ये उस रेडिएशन की वेवलेंथ है जो कि लाइमन सीरीज के अंदर आती है। ये हम आगे स्टडी करेंगे। बाल्मर स्पेक्ट्रल सीरीज ऑफ हाइड्रोजन। बाल्मर पहला साइंटिस्ट था जिसने हाइड्रोजन एटम की स्पेक्ट्रल सीरीज को स्टडी किया। बाल्मर ने क्या किया, हाइड्रोजन गैस में से वाइट लाइट को पास किया। जब वाइट लाइट को पास किया, कुछ रेडिएशंस, कुछ वेवलेंथ जो हमें मिली बैकग्राउंड पर, उन वेवलेंथ को इन लाइंस के द्वारा शो किया गया है बाल्मर ने। और इन लाइंस के साथ में इनकी वेवलेंथ लिखी हुई है। ये सारी वेवलेंथ वो वेवलेंथ है जो वाइट लाइट से मिली है जब उसको हाइड्रोजन एटम में से बाल्मर ने पास किया। यहाँ पर सबसे राइट साइड में जो H अल्फा है, ये H अल्फा वेवलेंथ है, स्पेक्ट्रल लाइन है रेड लाइट के लिए, और इसकी वैल्यू है 656.3 नैनोमीटर, जो कि मैक्सिमम वेवलेंथ है रेड कलर के लिए। उसके बाद जो H बीटा स्पेक्ट्रल लाइन है, ये है ग्रीन कलर के लिए, और इसकी वेवलेंथ है
486.1 नैनोमीटर। इसके अलावा इसके बाद H गामा स्पेक्ट्रल लाइन जो है वो ब्लू कलर के लिए है और H डेल्टा है वॉयलेट कलर के लिए। तो इस प्रकार बाल्मर ने वाइट टाइड के डिफरेंट वेवलेंथ को स्टडी किया, रिप्रेजेंट किया उनकी वेवलेंथ के साथ। यह है बाल्मर स्पेक्ट्रल सीरीज ऑफ हाइड्रोजन एटम। बाल्मर ने इन वेवलेंथ को फाउंड आउट करने के लिए एक फॉर्मूला फाउंड किया, उसको बोला गया बाल्मर एम्पिरिकल फॉर्मूला। वो ये फॉर्मूला है 1/λ इज इक्वल टू R 1/2 स्क्वेयर माइनस 1/n स्क्वेयर। यहाँ पर n एक इंटीजर है जिसकी वैल्यू 3 से ज़्यादा है और R बच्चों यहाँ कांस्टेंट है जिसको बोलेंगे राइबर्ग कांस्टेंट। इसकी वैल्यू है 1.097 मल्टीप्लाई 10⁻7 पर मीटर। इस फॉर्मूले से बाल्मर ने किस प्रकार वेवलेंथ को डराइव किया हम वो देखते हैं। जब हम n की वैल्यू 3 पुट करेंगे, इस फॉर्मूले में आपने n3 पुट करना है और r की वैल्यू ये पुट करनी है और जब लैम्डा आप निकालोगे वो लैम्डा आएगा 656.3 नैनोमीटर। इस वेवलेंथ को बाल्मर ने डिनोट किया H अल्फा स्पेक्ट्रल लाइन से, जो कि मैक्सिमम स्पेक्ट्रल लाइन है बाल्मर सीरीज की। इसके बाद जब n को इस फॉर्मूले में 4 पुट करेंगे तो लैम्डा आता है 486.1 नैनोमीटर। ये वेवलेंथ है ग्रीन कलर के लिए, जिसको बाल्मर ने डिनोट किया H बीटा से। इस प्रकार अगर हम n को बढ़ाते बढ़ाते n की वैल्यू को पुट कर दें इनफाइनाइट पुट करने का मीनिंग जो वेवलेंथ हमें निकल के आएगी ये वेवलेंथ है, इसको बोलेंगे लिमिट ऑफ बाल्मर सीरीज। यहाँ इनफाइनाइट का मीनिंग क्या है, लिमिट ऑफ बाल्मर सीरीज। इसका मतलब इस वैल्यू के बाद और हमें ऐसी स्पेक्ट्रल लाइन देखने को नहीं मिलेगी। यहीं तक ऐसी स्पेक्ट्रल लाइन हमें देखने को मिलेगी। इसके बाद जो स्पेक्ट्रा होगा हमारा वो वाइट या ब्राइट कलर का होगा, वो कॉन्टिन्यूस होगा। ऐसी डार्क लाइन इसके बाद हमें और नहीं मिलेंगी। ये रिप्रेजेंट किया जा रहा है लिमिट ऑफ बाल्मर सीरीज n को इनफाइनाइट पुट करके। तो ये स्पेक्ट्रा है बच्चों बाल्मर सीरीज का एम्पिरिकल फॉर्मूला। बाल्मर के बाद लाइमैन नाम के साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया अपना स्पेक्ट्रल फॉर्मूला, एम्पिरिकल फॉर्मूला। उसने क्या किया, हाइड्रोजन गैस में से अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस को पास किया। लाइमन ने हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के अल्ट्रावायलेट रीजन को स्टडी किया और अपना एम्पिरिकल फॉर्मूला दिया, जो कि है 1/λ इज इक्वल टू R इंटू 1 स्क्वेयर माइनस n स्क्वेयर। यहाँ n की वैल्यू है, इंटीजर है n यहाँ पर, जिसकी वैल्यू है 2, 3, 4 अप टू इनफाइनाइट। इस प्रकार बच्चों आगे पास्चन सीरीज भी आएगी और ब्रैकेट सीरीज भी आएगी और पी फंड सीरीज भी आएगी। इनको आपने, इनके एम्पिरिकल फॉर्मूले आपने बुक में से देखने हैं। तो ये जो फॉर्मूले, जितने भी बच्चों एम्पिरिकल फॉर्मूले यहाँ हमने देखने को मिले हैं, इन एम्पिरिकल फॉर्मूला से हम उन स्पेक्ट्रल रेडिएशंस की वेवलेंथ या फ्रिक्वेंसी निकाल सकते हैं। रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम की लिमिटेशंस क्या हैं? रदरफोर्ड के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर रिस्पेक्टिव ऑर्बिट में रिवॉल्व करता हुआ सेंट्रीपिटल फोर्स एक्सपीरियंस करता है। जब इलेक्ट्रॉन पर सेंट्रीपिटल फोर्स काम करेगा तो इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट होगा, ये रदरफोर्ड ने बताया। बट अकॉर्डिंग टू क्लासिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, इस थ्योरी अकॉर्डिंग जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है तो इलेक्ट्रॉन एनर्जी रिलीज करता है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। कहने का मतलब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता करता रेडिएशंस इमिट करता है, एनर्जी इमिट करता है रेडिएशंस की फॉर्म में। अगर ऐसा है, अगर इलेक्ट्रॉन लगातार एनर्जी रेडिएट कर रहा है तो उसकी एनर्जी क्या होगी, टाइम के साथ साथ कम होगी। अगर इलेक्ट्रॉन की एनर्जी टाइम के साथ साथ कम होगी तो न्यूक्लियस क्या करेगा, इस इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच लेगा। तो इस प्रकार इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट में न घूमकर न्यूक्लियस की ओर मूव करता करता उस न्यूक्लियस के ऊपर फॉल कर जाएगा। कहने का मतलब रदरफोर्ड ने इलेक्ट्रॉन की स्टेबिलिटी के बारे में
कुछ नहीं बताया। रदरफोर्ड कुड नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन। इसके अलावा इस थ्योरी के अकॉर्डिंग जब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस की ओर इनवर्ड स्पाइरली मूव करता है तो उसकी एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर फ्रिक्वेंसी लगातार चेंज होती है। अगर उसकी एंगुलर फ्रिक्वेंसी लगातार चेंज होगी तो जो वो रेडिएशंस इमिट कर रहा है उनकी भी फ्रिक्वेंसी लगातार चेंज होगी, और अगर फ्रिक्वेंसी लगातार चेंज होगी तो एटम का जो हमें स्पेक्ट्रल मिलना चाहिए वो कैसा मिलना चाहिए था, कॉन्टिन्यूअस। पर हमें जो स्पेक्ट्रल मिला है एटम का वो कैसा मिला है, लाइन स्पेक्ट्रम। इसका बोहर मॉडल ऑफ एटम, नील बोहर नाम के साइंटिस्ट ने क्लासिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी और प्लांक क्वांटम कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करके कुछ पोस्टुलेट्स दिए। हम फर्स्ट पोस्टुलेट की बात करते हैं। बोहर ने बताया हर एक एटम के सेंटर में एक टीनी कोर होती है जिसको न्यूक्लियस बोलते हैं। इस न्यूक्लियस के अंदर पूरे एटम का मास और पूरे एटम का पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली यहाँ कंसंट्रेट होता है। जितना पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस के अंदर कंसंट्रेट है उतने ही नेगेटिव चार्ज के इलेक्ट्रॉन इस प्रकार उतने इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस के चारों रिवॉल्व करते हैं अपने रिस्पेक्टिव ऑर्बिट के अंदर कि उनका कुल नेगेटिव चार्ज इस न्यूक्लियस के पॉजिटिव चार्ज के इक्वल होता है। और इलेक्ट्रॉन जब अपने सर्कुलर ऑर्बिट के अंदर रिवॉल्व करते हैं तो उनको रिवॉल्व करने के लिए जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो प्रोवाइड करेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जो कि न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच लगता है। ये बोहर का फर्स्ट पोस्टुलेट था। सेंट्रीपिटल फोर्स की वैल्यू हम जानते हैं mv²/r। सेंट्रीपिटल फोर्स इलेक्ट्रॉन का है तो यहाँ मास और वेलोसिटी भी इलेक्ट्रॉन की होगी। ये यहाँ r रेडियस है और Fe निकालेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन न्यूक्लियस के बीच में और इलेक्ट्रॉन के बीच में। इसका फॉर्मूला चैप्टर फर्स्ट में आपने किया होगा, Q1 Q2/r²। यहाँ Q1 मान लो न्यूक्लियस का चार्ज है। अगर न्यूक्लियस में 1 प्रोटॉन है, 1 प्रोटॉन पर चार्ज प्लस E है तो Z नंबर ऑफ प्रोटॉन पर चार्ज कितना होगा, Ze। Z यहाँ पर एटॉमिक नंबर है इस एटम का, तो Ze चार्ज है न्यूक्लियस का और Q2 चार्ज है इस इलेक्ट्रॉन का, जो कि यहाँ E आएगा। तो ये Fe अट्रैक्टिव फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक और Fc सेंट्रीपिटल फोर्स है। दोनों को इक्वल पुट कर देंगे। इस वैल्यू को कैपिटल के से सब्स्टिट्यूट कर दिया, Ze²/r²। फर्स्ट पोस्टुलेट का डेरिवेशन छोटा सा है। इसके बाद सेकंड पोस्टुलेट नील बोहर का था। अकॉर्डिंग टू बोहर इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिट के अंदर न्यूक्लियस के चारों रिवॉल्व करते हैं उन ऑर्बिट को नाम दिया गया स्टेशनरी ऑर्बिट। स्टेशनरी ऑर्बिट का मीनिंग होता है नॉन रेडिएटिंग ऑर्बिट। इसका मीनिंग जिस ऑर्बिट में जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते समय किसी प्रकार की एनर्जी वो इमिट न करे, किसी प्रकार की रेडिएशंस वो रेडिएट न करे, उस ऑर्बिट को हम क्या बोलेंगे, स्टेशनरी ऑर्बिट। इसका मीनिंग ये नहीं है कि इलेक्ट्रॉन वहां पर रेस्ट पर है। इसका मीनिंग वो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते समय किसी प्रकार की एनर्जी इमिट नहीं कर रहा। और जब इलेक्ट्रॉन इस प्रकार के ऑर्बिट के अंदर रिवॉल्व करेगा तो उस इलेक्ट्रॉन का जो एंगुलर मोमेंटम होगा, एंगुलर मोमेंटम जो इलेक्ट्रॉन का होगा वो h/2π का होगा, इंटीग्रल मल्टीपल। बोहर ने क्या बताया कि इलेक्ट्रॉन तब उसी केस में न्यूक्लियस के चारों ओर रिवॉल्व कर पाएगा जब उस इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम h/2π का इंटीग्रल मल्टीपल होगा। यहाँ h है प्लांक कांस्टेंट और एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला हम जानते हैं mvr = nh/2π। इसका मीनिंग क्या बच्चों, इसका मीनिंग जो एंगुलर मोमेंटम है इलेक्ट्रॉन का वो कैसा है, वो है क्वांटाइज्ड। वो हमेशा h/2π का ही मल्टीपल होगा। जिस प्रकार आपने फर्स्ट चैप्टर के अंदर किया था कि इलेक्ट्रिक चार्ज जो होता है वो क्वांटाइज होता है,
एक बॉडी से नेक्स्ट बॉडी जो चार्ज ट्रांसफर होता है वो क्वांटाइज होता है, उसका फॉर्मूला है Q बराबर NE, टोटल चार्ज का इंटीरियर मल्टीपल। वहां चार्ज क्वांटाइज था, यहाँ क्वांटाइज है एंगुलर मोमेंटम उस इलेक्ट्रॉन का।